आबकारी विभाग मुख्यतः राजस्व का विभाग है। हम लोग से जो शराब से या शराब के साथ साथ हमारे यहाँ हम लोग सीरा में भी हमारा कंट्रोल रहता है। तो यहाँ से जो राजस्व प्राप्त होता है इससे बहुत सारी सरकार की विकास की परियोजनाएं चलती हैं। और हम लोगों का वेतन का मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ जो आबकारी राजस्व का 0039 में पैसा आता है वो एडवांस आ जाता है। यानी कि अगर साल का अप्रैल से शुरू होती है तो ये पैसा हम 28 फरवरी तक ही जमा करा लेते हैं। तो जो हमें अप्रैल में तनख्वाह मिलती है वो राजस्व आबकारी राजस्व से ही मिलती है। तो इस हिसाब से एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। आज के टाइम पे लगभग हमारा 6000 करोड़ का जो टारगेट है, लास्ट ईयर भी 4500 कुछ करोड़ रुपए प्राप्ति हुई थी राजस्व की। इस राजस्व को प्राप्त करने के लिए, इस राजस्व को सुरक्षित करने के लिए, राजस्व का देखिए दो तरह का होता है। एक तो राजस्व की सुरक्षा होती है और एक समृद्धि होती है। इस राजस्व की सुरक्षा के लिए एक्ट में प्रावधान है कि चौकीदार से लेके कलेक्टर तक जिले में सारे आबकारी अधिकारी होते हैं। यानी कि गांव में जो चौकीदार है उसकी जिम्मेदारी भी है कि ऐसा कोई कार्य गांव में हो रहा है, चाहे वो अवैध मद्य निष्कर्षण का हो या अवैध शराब का कोई कारोबार हो, तो वो सूचना देगा। तो उसमें आप भी सम्मिलित होते हैं, राजस्व के सभी कर्मचारी सम्मिलित होते हैं, लेखपाल से कानून गो तहसीलदार, तो सभी राजस्व के सभी अधिकारी हैं, तो सभी आबकारी के अधिकारी हैं। ये व्यवस्था जो है इतनी टाइट व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का जो आबकारी अधिनियम है 1910 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है और मोस्टली अभी वही फॉलो होता है। वो अंग्रेजों ने इतना टाइट व्यवस्था रखी थी क्योंकि ये बेसिकली शराब का विभाग है, तो इसकी चोरी बड़ी आसानी से किसी को रोक नहीं सकते। जैसे गुड़ बनाने वाला है, हलवाई है, तो वो जैसे मिठाई खा सकता है, तो इसमें भी है, हर आदमी जो शराब में काम कर रहा है वो पी भी सकता है और चोरी भी कर सकता है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े टाइट नियम बनाए। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 है वो पूरे भारत का सबसे टफ एक्ट माना जाता है। इसीलिए आबकारी में आबकारी का जो राजस्व संवर्धन का और राजस्व सुरक्षा में वर्दी भी दी गई है। हमारे यहाँ कांस्टेबल्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं। इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट जो है कमीशन से आते हैं, गजेटेड होते हैं, और उसके बाद प्रमोशन से असिस्टेंट कमिश्नर। जैसे मेरा मूल पद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर का है, सहायक आबकारी आयुक्त। जब हम लोग जिले में पोस्ट होते हैं तो ये डेलीगेटेड पावर होती है कलेक्टर की, डीएम की, तो वो जिला आबकारी अधिकारी कहा जाता है। हम लोग अपने विभागीय जितने भी कार्य हैं वो सहायक आबकारी आयुक्त के नाम से करते हैं। जैसे वेतन निकालना है, छुट्टी स्वीकृत करनी है, या इंक्रीमेंट लगाना है, कुछ भी हो, तो ये सारे काम जो है वो सहायक आबकारी आयुक्त के पद से किए जाते हैं। और जिले के सारे काम जो है राजस्व से संबंधित है वो जिला आबकारी अधिकारी के से किए जाते हैं। तो आबकारी विभाग में या सभी विभागों में जनरली हमारी व्यवस्था में सारी पावर्स जो है वो आईएएस के पास होती है। आप लोग भी जो भी काम करोगे वो डेलीगेटेड पावर से करोगे। डीएम ने डेलीगेट पावर की है, उससे करोगे। आप नायब तहसीलदार के रूप में मजिस्ट्रेट का काम करोगे, वो भी डेलीगेटेड पावर होगी। तो हम लोग एक हमारे आबकारी आयुक्त होते हैं, सुपर टाइम के स्केल के आईएएस अधिकारी होते हैं, और जिले में डीएम होते हैं। तो जो सहायक आबकारी आयुक्त के पद के कार्य है वो उनकी डेलीगेटेड पावर होती है, और जिले में जितने भी कार्य हैं वो डीएम के डेलीगेटेड पावर होती है। तो जिले में इस राजस्व की सुरक्षा के लिए और संवर्धन यानी बढ़ोतरी के लिए डीएम जो है वो किसी को भी डेलीगेटेड कर सकता है अपनी पावर्स के लिए, वो आबकारी के लिए काम करेगा। ऐसी एक्ट में व्यवस्था है। कोई भी अधिकारी वो आबकारी का अधिकारी बन सकता है, डीएम उसको डेलीगेटेड पावर कर सकते हैं।
चौकीदार से लेके और जिले का डीएम तक सारे आबकारी के अधिकारी हैं। आपसे भी बीच बीच में काम लिया जाएगा। जब भी विशेष अभियान होते हैं या चेकिंग दुकानों का होता है तो इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं। उसमें नामित तो उप जिला अधिकारी होते हैं, बट उप जिला अधिकारी आप लोगों को भेजते हैं। आप लोगों की वर्किंग के बारे में मुझे कुछ ही नहीं बताना है, क्योंकि जब आप यहीं से आए हो तो आप जानते ही हो। मगर मैं समझता हूँ कि नायब तहसीलदार से ज़्यादा व्यस्त किसी की कार्य होता नहीं है। आप के सबॉर्डिनेशन में, आप एसडीएम के सबॉर्डिनेशन में, तहसीलदार के सबॉर्डिनेशन में, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, सभी के सबॉर्डिनेशन सभी काम देते हैं आपको। तो काम तो जरूरत से ज़्यादा आप लोगों के पास रहता ही है। आबकारी में राजस्व के लिए टाइम टाइम पे हमारे पूरी साल में लगभग 6 बार अभियान चलते हैं। अभियान में टीम बनती है, एक उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर होता है और उप जिलाधिकारी और सीओ होते हैं। तो वो कार्य भी आप लोगों को ही करने पड़ते हैं। एसडीएम तो कहीं चले गए, कोई दुकान देख ली, नहीं तो आप लोगों से चेकिंग कराते हैं। ये आप लोगों का काम हमारे विभाग में रहता है। यहाँ तक दुकानें चेक करने का सवाल है तो उसमें एक्ट में व्यवस्था है कि कोई भी गजेटेड अफसर यानी एसडीएम से नीचे नहीं जा सकता। अगर कोई जाएगा भी, जैसे पुलिस का मान लीजिए इंस्पेक्टर जाता है तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर को साथ लेके जाएगा। दुकानों के बारे में ये व्यवस्था है। और बाकी अवैध मद्य निष्कर्षण, जिससे कि हमारी उपभोग पे अंतर पड़ता है। शराब दुकान से बिक्री कम होगी तो राजस्व कम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बोतल से राजस्व वसूला जाता है। तो बोतल की बिक्री कम होगी, राजस्व कम होगा। इसके लिए सभी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित है, सभी उसमें जिम्मेदार भी हैं। चूंकि आप लोग या हर विभाग वाला अपना काम करता है तो इतनी किसी के पास फुर्सत नहीं है, आबकारी विभाग अपना देखता है उसको। बट आबकारी अधिनियम में जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति लेखपाल भी सूचित करेगा, प्रधान भी सूचित करेगा अगर उसके यहाँ कोई काम होता है तो। ये जनरल बातें नहीं। मैं आता हूँ विभाग के आपकी पृष्ठभूमि के बारे में आता हूँ। तो हमारा संविधान में व्यवस्था है, कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार शराब के लिए प्रमोट नहीं कर सकती, क्योंकि शराब जो है वो एक सामाजिक बुराई मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को पता चल जाए शराबी है तो उसके घर में इज्जत नहीं होती है, समाज में भी इज्जत नहीं होती है। इसलिए शराब को एक सामाजिक बुराई मानी जाती है, तो सरकारें भी इसको प्रमोट नहीं करती हैं। अब हम अपने संविधान में बात कर लें तो हमारे संविधान में के पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व वो व्यवस्था है कि जिनमें इन्फोर्समेंट नहीं होता है, किसी कोर्ट के द्वारा उसको नहीं मनवा सकते। जैसे अधिकारों के प्रति तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा ये अधिकार हनन हो गया, मगर नीति निर्देशक तत्व है वो एक तरह से सलाह है। तो इसमें एक गांधीयन फिलॉसफी के तहत एक उसमें है कि स्टेट जो है, राज्य, वो प्रोहिबिशन के लिए प्रमोट करेगा, यानी मद्य निषेध के लिए प्रमोट करेगा। इसीलिए शराब के आपने कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, धोखा देने के लिए वो शराब के नाम से सोडा का ऐड आता है। तो सोडा शराब है या पान मसाला है, इनके डायरेक्ट ऐड नहीं होते हैं, सोडा के नाम से ऐड होता है। तो सरकार जो है का मूल उद्देश्य है, और देश के कई प्रदेशों में जैसे बिहार है, गुजरात है, वहाँ प्रोविजन है, प्रोहिबिटेड है, शराब नहीं बिकती है। शराब नहीं बिकती है, वो अलग बात है कि स्मगलिंग से या चोरी छुपे जाके बिकती हो वहां पे, मगर सरकार की तरफ से वो पूर्णतः बंद है। तो हमारे संविधान में व्यवस्था यही है कि हमारी सरकारें जो है वो मद्य निषेध का प्रचार करेंगी, प्रोहिबिशन करेंगी। स्टेल विल प्रमोट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड
इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स, यानी जो भी मद्यपान है और ड्रग्स का जो है वो प्रतिषेध करेगी सरकार। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई फिर सरकार ये सब काम चलवा क्यों रही है? फैक्ट्रियां लगा रही है, शराब बिकवा रही है, क्यों चलवा रही है? तो इसके पीछे तर्क ये है कि सरकार तो चाहती है कि शराब कोई ना पिए, समाज अच्छा रहे और इसको सामाजिक बुराई मानते हुए हमारी समाज से दूर रहे, परंतु कुछ हैबिचुअल लोग हैं जो नहीं मानेंगे। अगर सरकार ये व्यवस्था नहीं करेगी तो वो अपने घर पे बना के पिएंगे या कहीं बनी हुई पिएंगे। जैसे अभी भी हम लोग इस पे कार्य करते रहते हैं, अवैध मद्य निष्कर्षण होता है, तो उससे क्या है कि वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं आएगी, गुणवत्ता की नहीं आएगी, जिससे कि स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार ने इसके लिए बीच का रास्ता ये निकाला कि भाई अगर पीने वालों की इच्छा ही है तो पिए, अच्छी क्वालिटी के पिए। इसलिए फैक्ट्रियां लगाई गई और एक व्यवस्था बनाई गई, एक विभाग की व्यवस्था बनाई गई कि भाई आपको पीनी है तो यहाँ से अच्छी क्वालिटी की मिलेगी जो स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होगी। जैसे तो शराब की बोतल पे लिखा होता है कि ये कंजम्पशन ऑफ लिकर इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, होती भी है। तो उस व्यवस्था के लिए कहा कि भाई इसको डिमोट कैसे किया जाए, इसको बढ़ावा नहीं दिया जाए। जैसे तो कहा कि इस पे एक कर लगा दो, ड्यूटी लगा दो, और ड्यूटी भी बहुत ज्यादा लगा दो जिससे कि लोग कम से कम खरीदें। तो इसलिए जो शराब पे है ड्यूटी बहुत ज्यादा है। अगर शराब की जनरली बोतल अगर आप मान लीजिए 70 रुपए वाला पौआ है तो 54 से 56 रुपए सरकार ले लेती है उस पर, यानी कि 20% में आपके सीरे वाले से शुरू होता है या ग्रेन से शुरू होता है, डिस्टिलर हो गया, उसने बना के दी, उसने होलसेलर को दी, होलसेलर ने रिटेलर को दी, रिटेलर ने अपना मुनाफा लिया, यानी सारे जो है वो लगभग 14-15 रुपए में शामिल है 70 रुपए में। सरकार इतनी ज्यादा ड्यूटी इम्पोज करती है, किस लिए? क्योंकि भाई ये जो है इसको डिमोट करें, इसको प्रमोट ना करें। मान लो ये 10-20 रुपए का पौवा करने तो हर आदमी पीने लगेगा, हर लेने लगेगा। तो सरकार की पॉलिसी नीति है कि भाई ये शराब को प्रमोट नहीं करना है। अच्छा, ड्यूटी लेते क्यों है भाई? इतनी कोई विरोध क्यों नहीं होता है? विरोध इसलिए नहीं होता है कि हमारे संविधान में एक अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां, एक केंद्रीय यूनियन की संघ की सूची, दूसरी स्टेट की, तीसरी कंकरेंट यानी दोनों की मिली हुई। तो स्टेट की जो सूची है उसमें राज्य सरकारों को पावर दी गई है कि वही उस पर कार्य कर सकते हैं, और केंद्र की है उसमें केंद्र सरकार का, जैसे केंद्र के विभाग होते हैं, जैसे रक्षा विभाग है केंद्र ही करेगा काम उसमें। अब जैसे शिक्षा विभाग है उसमें राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी, कंकरेंट सूची लिस्ट में आ जाता है वो। स्टेट में पुलिस व्यवस्था है, स्टेट के पास है, एक्साइज है, स्टेट के पास है। तो एक्साइज का जो है व्यवस्था वो स्टेट लिस्ट में है, यानी स्टेट को एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है कि वही इसमें नियम बनाएगी, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो राज्य सरकार अपने हिसाब से नियम बनाती है। राज्य सरकार ने कहा कि भाई अब लोग नहीं मान रहे हैं पीना, तो इनसे पैसा ही राजस्व वसूला जाए। तो राजस्व वसूलने के लिए सरकार ने उस पर नीति बनाई, उस पर राजस्व इंपोज किया, जिसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, और प्रतिफल फीस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रतिफल फीस भी बोलते हैं। प्रतिफल फीस का मतलब है कि हम तुमको पावर दे रहे हैं, अपनी पावर डेलीगेट कर रहे हैं, उसके बदले में आपसे फीस ले रहे हैं। यानी कि जो शराब बनाने वाले हैं, शराब का व्यवसाय करने वाले हैं, उनको दे दी पावर कि ठीक है भाई आप बना लो, काम तो ये स्टेट का ही है, काम तो ये स्टेट का ही है, स्टेट इसको किसी को नहीं देगा, बट अगर देगा तो आपसे कुछ वसूलेगा। तो वो प्रतिफल फीस यानी एक्साइज ड्यूटी लेके वो सरकार ने आपको अपनी पावर दे दी, तो सरकार ड्यूटी वसूलती है। इसके लिए ड्यूटी वसूलने की प्रक्रिया, व्यवस्थापन दुकानों का, इन सब के लिए सरकार हर साल हर वर्ष जो है वो आबकारी नीति जारी करती है। उस आबकारी नीति में सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर आप लोग नेट चलाते हो तो नेट पे जो है आप
यूपी एक्साइज करके डालोगे पोर्टल तो आएगा, और उस पर आपको एक्ट और पॉलिसी सारी मिल जाएंगी, पिछले 10 साल तक की भी मिल जाएंगी। उसमें जब पोर्टल खुलेगा तो एक सिटीजन पोर्टल होगा और एक डिपार्टमेंटल पोर्टल। और सिटीजन पोर्टल सभी के लिए एक्सेसिबल है, कोई भी जाके उस पर देख सकता है। पॉलिसी के माध्यम से हर साल सरकार अपने नियम बनाती है कि हमें दुकानों का व्यवस्थापन कैसे कराना है। जैसे यहाँ पे 2017 में 17-18 में लॉटरी हुई थी, अपनी दुकानों का जो व्यवस्थापन था वो लॉटरी के माध्यम से हुआ था। तब से अभी तक वो नवीनीकरण प्रक्रिया होती चली आ रही है कि जिन लोगों ने इस बार चलाया है तो उन्हीं को हम कुछ परसेंटेज ड्यूटी का बढ़ा के, लाइसेंस फीस का बढ़ा के रिन्यू कर देते हैं। अगर उसमें से जो लोग छोड़ते हैं तो फिर दोबारा लॉटरी करा देते हैं। तो वही व्यवस्था चली आ रही है आबकारी विभाग में अभी तक। उन्हीं लोगों को जो पुराने ठेकेदार हैं, पुराने लाइसेंसी हैं, उन्हीं को दुकानें अलॉट हो जाती हैं। तो ये हर साल की पॉलिसी में डिसाइड होता है कि अगले साल की व्यवस्था क्या होगी, और ये पॉलिसी दिसंबर जनवरी में आ जाती है। मैं समझता हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट या इससे संबंधित मैं आपको अगर महीने भर पढ़ाऊंगा तो भी पूरा नहीं होगा, और इवन सेवा में आने के बाद लोग पूरी नौकरी निकाल देते हैं, पढ़ते पढ़ते सीखते रहते हैं। ये सतत प्रक्रिया है सीखने की। मैं समझता हूँ आप लोगों की अगर क्वेरी है तो एक तरफ से अगर कोई पूछे तो मैं ज़्यादा अच्छा तरह से वो चीज़ें देखिए, अभी मैंने बताया था कि आपका ग्राम चौकीदार से आबकारी अधिकारी शुरू होता है। आबकारी का मतलब राजस्व से ही है। जब किसी टाइम था, जब ब्रिटिश पीरियड में था क्या कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो अंग्रेज शराब के शौकीन तो पहले ही से थे। इसके साथ साथ इन्होंने पावर अल्कोहल बनाना शुरू किया। जो अल्कोहल होता है एक पीने के काम आता है, एक पोर्टेबल होता है, एक नॉन पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल में तो शराब बनती है अल्कोहल से, नॉन पोर्टेबल में पावर अल्कोहल भी बनता है। बहुत सारे केमिकल्स भी बनते हैं, दवाइयां बनती हैं ढेर सारी। अब आपको बता दें, रबर भी इसी से बनती है। बरेली में कभी सिंथेटिक एंड केमिकल्स फैक्ट्री होती थी, वो एशिया की लार्जेस्ट रबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वो अल्कोहल से ही बनता था वहां पे। तो जो अल्कोहल है इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, और तो इसको अंग्रेजों ने कहा कि इसकी भी चोरी रोकी जाए। चोरी रोकने के लिए बहुत कड़े प्रावधान और व्यवस्थाएं की, एक्ट बनाया। तो चोरी रोकने से क्या होगा कि राजस्व प्रभावित नहीं होगा। मान लीजिए अगर किसी ने चोरी से अगर एक पेटी भी बिक गई तो पता लगा कई हजारों का नुकसान हो गया सरकार का। तो उस चोरी को रोकने के लिए हर किसी का दायित्व निर्धारित है। आप राजस्व के, सभी लोग राजस्व के अधिकारी बनने जा रहे हैं, राजस्व के अधिकारी, तो राजस्व का ही पार्ट है ना आबकारी विभाग। और ये स्टेट का जीएसटी तो केंद्र में चला गया। जब लार्जेस्ट विभाग, लार्जेस्ट राजस्व अर्निंग का विभाग है, तो इस राजस्व की सुरक्षा के लिए आपके दायित्व हैं। आप, मैंने बताया कि आप जो कार्य करेंगे वो सारी कलेक्टर, डीएम को कलेक्टर कहते हैं। कलेक्टर शब्द ही इसलिए आया है, संग्रह से आया है। यानी मेन काम जो है वो अंग्रेजों ने कलेक्टर को दिया था राजस्व संग्रह का। तो आप जो डेलिकेटेड पावर्स हैं वही पावर्स यूज करेंगे। तो आप आबकारी अधिकारी हैं, आपको लगाया जाएगा, आपकी दायित्व भी है। अगर कहीं इस तरह की सूचना मिलती है तो आप सूचना दें। ना बस ये पे आ गया ना, ठेका चेक सबको करना है, क्योंकि ठेका चेक करेंगे तभी तो उन पे कंट्रोल आएगा। ये आपको दायित्व, ये आपको नहीं है, आपके पावर में नहीं है ठेका चेक करने का। आप अगर कहीं सूचना मिलती है तो आप सूचना दे सकते हैं। हमारे आबकारी विभाग में बता रहा हूं कि आप चौकीदार से जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, चौकीदारी भी सूचना देगा, मगर कोई देते नहीं है। प्रधान का दायित्व भी है, प्रधान भी सूचना देगा। और देखिए
जहां प्रवर्तन का कार्य है उसमें आबकारी और पुलिस दोनों के लिए पावर है। पुलिस तो हर जगह आपको मतलब कहीं सूचना इस तरह की मिलती है। मिला हुआ है कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मैं हूँ। मेरा दायित्व है कि हमारे क्षेत्र में वो काम हो रहे हैं तो हम उसको देखें और उसको रिपोर्ट करें। बिल्कुल। तो देखिए, आप एक्साइज इंस्पेक्टर अगर मिला हुआ है तो मोस्टली सारी दुकानों पे जिला आबकारी अधिकारी का नंबर भी लिखा होता है और हमारे जो कंट्रोल रूम का नंबर भी लिखा होता है, तो उसमें पब्लिक भी फोन कर सकती है, आप भी बता सकते हो। नहीं, मैं ये चाहता हूँ सर, क्या मैं उस ठेके पे उपस्थित होकर के उसको रोक करके नहीं, आप ये बताइए, अगर आप हमारा एक्साइज इंस्पेक्टर मिला हुआ है तो इसकी क्या गारंटी आप भी ना मिल जाओगे उसमें जाके, मुझे पहले ही बता दो। मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे उपस्थित होकर के मैं रुका और ये वहाँ पे मैं बुलाता हूँ। हाँ बिल्कुल, जिला अधिकारी को सारे लोगों को बुलाता हूँ उस समय ये मटेरियल हट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित रहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तो आपकी जरूरत नहीं, आप नायब तहसीलदार है, ये तो पब्लिक का आदमी कर सकता है, ये तो पब्लिक का भी आदमी कर सकता है। वो मटेरियल हट ना जाए, जैसे मुझे ये सूचना मिली, मैं किसी ठेके पे गया और ये देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे 100% दुकानें जो है वो रियल टाइम रिकॉर्डिंग से लेस है। वहां पे कैमरे की व्यवस्था है और इस तरह की अगर व्यवस्था होगी तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है। अगर वहां कोई गड़बड़ी है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग सेव करने का 1 महीने का प्रावधान है। और मैं आपको बता दूं, हरदोई में भी थोड़े दिन पहले एक मर्डर केस हुआ था, तो वो आबकारी की दुकान से ही खुला, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, तो वो जो शूटर थे वो एक दुकान में गए, वहां उन्होंने शराब खरीदी और शराब पी, तो यार सारी दुकानें चेक की गई कि यहाँ से इधर से निकले गए हैं, तो एक दुकान से उनका फोटो मिल गया और वो पकड़े भी गए। तो दुकानों पे कैमरे रिकॉर्डिंग की व्यवस्था, रियल टाइम रिकॉर्डिंग की व्यवस्था है, इसलिए अगर आप सूचना देंगे तो ऐसा नहीं वो हटा लेगा तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। सूचना देने के लिए अगर आपको मजिस्ट्रेट पावर दे दे, एसडीएम ने कहा कि जाके दुकान चेक कर आओ, ठीक है, तो आप जाओ। शराब में जो भी बॉटल्स आती हैं उन पे अब जो व्यवस्था है, एक होलोग्राम लग के आता है, उस पर ट्रेस एंड ट्रैक का भी होता है और पब्लिक आपके ऐप भी है, ऐप से आप पता कर सकते हो, जब भी स्कैन करोगे तो पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, इसलिए उसमें ये भी आ जाएगा कहाँ की बनी हुई है, किस दुकान से, होलसेल से आई है, किस जो है उससे आई है, किस रिटेल दुकान से आई है। देखिए, ठेके से डुप्लीकेट या नकली बिकने का 0.1% भी चांस नहीं है, क्योंकि ठेकों पे निगरानी रहती है, चेकिंग रहती है और कड़ी व्यवस्था अगर मिल जाएगी तो दुकान नष्ट होती है। तो इसलिए कोई भी ठेकेदार इस तरह की वो करता नहीं है कि ठेके से बेचे। हाँ, नकली या कहीं से दूसरे राज्य से लाई हुई इस तरह की दुकान के साइड से अलग से बेचने की घटनाएं आती हैं, पकड़ में भी आते हैं, मगर दुकान से बेचने की घटनाएं नहीं आती हैं। आपको देखने की आवश्यकता नहीं, आप देखिए सूचना दे सकते हैं। और हाँ, मैं बताता हूँ, देखिए एक्ट आपके पास ये है, जो एक्ट है जिसे दिखा रहे हो, ये बेयर एक्ट है, इसकी ओरिजिनल किताब काफी मोटी है। तो इसमें एक्ट में, हमारे एक्ट में अलग अलग पार्ट है, जैसे एक पार्ट है हमारा एक्ट में, तो उसमें व्यवस्था बताई गई है कि किस किस डिपार्टमेंट क्या होगा। तो डिपार्टमेंट के बारे में दिया गया है कि भाई वो कांस्टेबल होंगे, हेड कांस्टेबल होंगे, इंस्पेक्टर्स होंगे और इस तरह से सहायक आबकारी आयुक्त होंगे, वो आबकारी आयुक्त होंगे जो मंडल लेवल पे होते हैं, और जोनल पे ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं। एक व्यवस्था ये बताई गई है। इसी किताब में आसवनियों की व्यवस्था है। आसवनियों से मतलब जहाँ शराब बनाई जाती है, आसवनियों का मैनेजमेंट कैसा होगा, वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, वो भी सारी इस एक्ट में लिखते हैं। उसके बाद आती है कि जब माल आसवनी से बन गया तो उसकी सेल के लिए, सेल में आसवनियों से थोक गोदाम पे आता है, थोक गोदाम से रिटेल पे जाता है। तो ये सारी व्यवस्था भी इसमें दी है। थोक का कैसे व्यवस्थापन होगा, थोक की दुकानों के लाइसेंस कैसे दिए जाएंगे और फुटकर दुकानों के कैसे लाइसेंस दिए जाएंगे, इसकी ये अलग नियमावली है। देसी शराब की अलग नियमावली है, अंग्रेजी की अलग है, बियर की अलग है और भांग की अलग नियमावली है।
आपका पहला क्वेश्चन था लाइसेंस कैसे मिलता है। वर्तमान में थोक के लाइसेंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चाहें तो कल ले सकते हैं। और सरकार की व्यवस्था नीति में ये है कि वो तिमाही फीस के हिसाब से जाता है कि नहीं। आज अभी हमारा कौन सा अक्टूबर चल रहा है ना, तो सरकार आपसे 6 महीने की फीस लेगी। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक तिमाही हो गई, और जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने की फीस लेके आप लाइसेंस थोक का ले सकते हो। और फुटकर का लाइसेंस वो नहीं मिलेगा आपको। वो अगर लाइसेंस, मैंने बताया कि 2017-18 से वो नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है, यानी जो लोग इस बिजनेस में हैं, जिनके पास लाइसेंस है, सरकार उन्हीं को अगली साल फीस बढ़ा के नवीनीकृत करके दे रही है। और इसमें कुछ लोग छोड़ते हैं तो फिर उसको लॉटरी में जाता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन लॉटरी की व्यवस्था है, जिसपे कि आप कहीं से भी कहीं भी फॉर्म डाल सकते हो, और लॉटरी में जिसका चयन होगा उसको लाइसेंस मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या था आपका? आबादी ज्यादा है हाँ, मैं बता दूं आपको, बहुत सारी शिकायतें इस तरह की आती है। एक्ट में व्यवस्था है कि शराब की दुकानें आबादी में ही खुलेंगी। सर, हमारा ये कहना कि नई दुकान, मान लीजिए 5000 की आबादी, वहाँ कोई दुकान नहीं है 2-3 किलोमीटर से दायरे में, नई दुकान खोलना है तो कैसे? नई दुकान आपको अगर कहीं इस तरह की जरूरत है, देखिए दुकानों में क्या है, दुकानों की एक मिनिमम दूरी भी है। देहात में हम लोग इसको लगभग 3 किलोमीटर का फॉलो करते हैं। 3 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई दुकान नहीं है तो नई दुकान वहां पे खोल सकते हैं। उसकी अगर इस तरह से आपको देनी है तो आप आके हमारे ऑफिस में आके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगली साल जब विभाग से ये नई दुकानें खोलने के प्रस्ताव मांगे जाते हैं तो उस प्रस्ताव में भेज दिया जाता है। और कमिश्नर के पास, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पास पावर होती है कि वो जिले में जितनी दुकानें हैं उसका 2% दुकानों का सृजन कर सकते हैं। यानी कि इस जिले में 550 दुकानें हैं, तो 550 दुकानों का दूना कितना हो गया, यानी 11 दुकानें, यानी 11 दुकानें नई वो खोल सकते हैं। और वो ये भी कर सकते हैं कि पड़ोसी जिले में दुकान नहीं खोली तो वहां की दुकान भी यहाँ खोल सकते हैं। तो ये हर साल प्रस्ताव जाता है। जैसे इस बार हमने 26 दुकानें इस जनपद में खुलवाई। देखिए शराब की कैटेगरी जो है वो हमारे प्रदेश में 3 कैटेगरी प्रचलित है देसी में। एक 25% की सादा शराब, 36% की मसालेदार और 42.8 की मसालेदार। और शराब का जो निर्माण होता है, ब्लैक बोर्ड पे बता दूं? नहीं, हाँ, आपको बताया ना मैंने कि हर बोतल पे एक स्टिकर लगा होता है। वो स्टिकर ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। ऐप आप डाउनलोड करिए, एक ऐप है, सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। वो उससे जब हम स्कैन करेंगे तो हम उसको पता चल जाएगा ये किस फैक्ट्री से बनी है और उस फैक्ट्री से कब होलसेल पे आई है, और इस होलसेल से सुन लो कब रिटेल पे आई है, और रिटेल ने कब इसे सेल किया है। ये नहीं, देखिए, नहीं, ऐसा है कि उसने कहां से पीने के बाद मर कैसे जाएगा? शराब से मरता तो है नहीं आदमी। नहीं तो आपने गलत, ये सुनिए, किसी दुकान पे जहरीली शराब नहीं बिकती है। किसी दुकान पे जहरीली शराब जो भी आती है वो बाहर से आती है, बाहर से खरीदते हैं। और देखिए ये सिटीजन होने के लिए दायित्व भी है। जब सरकार ने दुकानें खोली हैं सरकारी, तो सरकारी दुकान से खरीदे। और अगर वो वहां से खरीदता है तो कहीं ना कहीं बोतल मिलेगी, ढक्कन मिलेगा, तो एक्सेस हो जाएगा किस दुकान से आया है। और दुकान पे कैमरे भी लगे हैं तो पकड़ में भी आता है, ऐसा नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि शराब से कोई पी के मरता है। मैं बता दूं आपको, एथेनॉल और मेथेनॉल 2 चीजें होती हैं। इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, एथेनॉल और मेथेनॉल। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है रंग, गंध और कलर।
कलर हो गया, गंध हो गई, तो वो एक जैसे होते हैं, इनमें कोई पहचान नहीं सकता। मगर इससे क्या है, ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य। और ये क्या होता है, ये पॉइजन होता है। शराब का जो भी अवैध कारोबार करते हैं वो इसकी खोज में रहते हैं, कहीं से ये मिल जाए किसी टैंकर से, उससे, और धोखे से आ जाता है ये। जब ये आ जाता है तो इससे बना के जो शराब बेचते हैं वो जहर होती है। उससे अगर इसका 50 ml भी अगर इंटेक कर लेता है, किसी के अंदर अगर 50 ml चला गया तो वो आदमी अंधा होगा ही होगा, मर भी जाएगा। मरने को एक बार बच सकता है मगर आंखें तो जाएंगी ही जाएंगी। मेथेनॉल, और इस मेथेनॉल का इंडस्ट्रियल यूज होता है, जो ग्लू बनता है ना, जो हमारे प्लाईवुड फैक्ट्री में होता है ना, तो वो बनाने के लिए होता है। फार्मल्डिहाइड हमारे जैसे यहाँ संडीला में इसकी 4 फैक्ट्री है, हम लोगों के यहाँ से लाइसेंस होता है इसका, तो इससे फार्मल्डिहाइड बनाते हैं। मगर ये क्या है कि जैसे टैंकर से कहीं आया रास्ते में टैंकर वाले ने, और किसी ऐसे आदमी ने ले लिया उससे कि भाई शराब बना के बेच देंगे, उसने कहा तो अल्कोहल है, तो जब ये आ जाता है तो अभी सारण में, बिहार में अभी 4 दिन पहले जो घटना हुई है, यूपी से ही गया था वो, तो इस तरह की जब घटनाएं आ जाता है ये किस तरह से, तो उससे इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। इससे एथेनॉल से या शराब से, इससे पीने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, चाहे वो फैक्ट्री की बनी हो, चाहे वो कच्ची जो बनाते हैं उससे भी नहीं मरते हैं। कच्ची वाले से भी मरते कब है, ऐसी घटनाएं आती हैं, सब जगह आती हैं। क्या है कि वो पता लगा 10 साल से कच्ची पी रहा है, अब उसका लीवर तो हो गया खराब, अब पीते पीते एक दिन पीते ही पीते वो निकल लिया, तो बोले साहब कच्ची से मर गया, जहरीली शराब से। शराब से नहीं मरा है, वो लीवर से मरा है। अब अगर उसने अपना वो डालने के लिए यूरिया मिला दिया या टेबलेट्स मिला दी, वो एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई। अब कोई नाप तोल जमा केमिस्ट तो है नहीं, वो तो अंदाजे से डाल रहे हैं, कुछ ऐसा हो गया और पी के मर गया, तो मर भी जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। मगर शराब की दुकान से कोई इस तरह का काम होता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा सेल्समैन बदमाशी क्या कर लेता है, तो वो भी 100 में एक आध सेल्समैन के पास वो कारीगरी होती है, साला ढक्कन खोला, उन्होंने पानी मिलाया, कुछ निकाल ली, पानी मिला दिया, यानी डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन कर दिया तो वो भी नुकसानदायक नहीं, वो कम नुकसानदायक हो गई डाइल्यूशन वाली, तो वो उससे कोई मौतें होते नहीं होती हैं। मौतों के कारण ये है मेथेनॉल, ये मेथेनॉल है। और इसकी मतलब अब हमारा विभाग भी और ये सब लोग, आप भी लोग जहां भी जाए तो इस चीज को बताएं कि भाई खरीद के पीनी है तो दुकान से खरीद के पियो। बाहर की का कोई, कच्ची का उसका कोई गारंटी नहीं, उसने यूरिया मिलाया है, क्या मिलाया है, क्या जहरीली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब टिंचर, जैसे टिंचर क्या होता है, ये एथेनॉल जो है, इसमें जो ईएनए होता है, ईएनए जो होता है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, तो होता क्या है कि जब हम डिस्टिलरी में चाहे सीरे से बने चाहे ग्रेन से बने स्पिरिट बनती है, पहले रेक्टिफाइड स्पिरिट, इसको आरएस भी बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। असली नेम स्पिरिट ही है, केमिकल नेम ये स्पिरिट ही है, जिसको एथेनॉल कहते हैं। इस स्पिरिट को कई कालमों से गुजार के यानी और फिल्टर करके ना, प्यूरिफाई करके ईएनए बनता है। ईएनए में क्या होता है, केमिस्ट्री के लोग अगर समझते होंगे, जो ये अल्कोहल होता है इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे एल्डिहाइड्स हो गया, हायर अल्कोहल्स हो गया। तो हायर अल्कोहल्स में क्या होता है कि एक तो तीक्ष्ण गंध होती है, दूसरा उसका बिटर टेस्ट अच्छा नहीं होता है, और बहुत जल्दी नशा करती है। तो इसको कई कॉलम से गुजार के और इसको एक न्यूट्रल किया जाता है, नहीं फिल्टर किया जाता है, तो बनता है ईएनए। तो शराब जितनी महंगी होती है वो बहुत ज्यादा कई बार रेक्टिफाई करके, कई बार फिल्टर ही सब फिल्टर होता नहीं है, वो होता है केमिकल प्रोसेस होता है, और फिल्टर समझ लो, जनरल शब्दों में उसको फिल्टर समझ लो। तो फिल्टर करके बनाई जाती है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है और उसकी क्वालिटी हो जाती है कि वो नशा बहुत धीरे धीरे करती है। जितनी महंगी शराब होगी वो पार्टी में पी के आएंगे लोग, घर तक आपको घर पहुंचा देगी, घर सुला देगी आपको, इसलिए महंगी भी होती है। तो ईएनए जो होता है, ईएनए दवाइयों में काम आता है। जितनी होम्योपैथिक की दवाइयां हैं वो सब किस में बनती है, अल्कोहल में बनती हैं। वो अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं टिंचर, यानी अल्कोहल
एथेनॉल प्लस जो भी उसमें आप ले लीजिए, जो भी दवाई होती है, मेडिसिन या जो भी ये जो है ये पूरा टिंचर हो गया। तो इस टिंचर का अवैध कारोबार लोग करते हैं क्योंकि ये नशा करेगा, इसमें एथेनॉल है ना, तो नशा तो करेगा ही ये। तो ये टिंचर भी लोग बेचते हैं जिसपे हम लोग छापा मार के बंद करते रहते हैं। बगौली में आपके केस उसको बंद किया है। वो हाँ पकड़ी जाती है और कार्रवाइयां हुई हैं, मेडिकल वगैरह भी हुआ। फिर उसकी शिकायत मिल रही है, वो है हमको फोन करता रहता है, फिर पकड़ा जाएगा। ये ऐप है सिटीजन ऐप करके, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे QR कोड जो है वो एक्सेस हो जाता है। देखिए इसमें है प्रशमन योग्य उल्लंघन, कंपाउंडेबल ऑफेंस। देखिए इसमें टिप्पणियां आएंगी आपके, इसमें किन्हीं 5 पर व्याख्या कीजिए। प्रशमन योग्य उल्लंघन क्या होते हैं, इसके लिए देखिए जैसे आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और आप पे हेलमेट नहीं है, तो आजकल पुलिस वाले तुरंत के तुरंत 500 रुपए का फाइन लगा के आप पे खत्म कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, कंपाउंडेबल ऑफेंस हो गया। यानी आपको इसमें जेल नहीं जाना, कोई और सजा नहीं है, पैसा दीजिए और अपना जुर्म कबूल करिए और पैसा दीजिए। तो इसमें पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको बताया जाता है, जैसे हमारे आबकारी में एक्साइज में दुकान पे गए, दुकान पे गंदगी पाई गई, तो उसको एक इंस्पेक्टर नोटिस देता है कि तुम्हारे यहाँ गंदगी पाई गई, तुम्हारे बोर्ड लगा नहीं पाया गया और तुम्हारा रजिस्टर पूरा नहीं पाया गया। तो वो अनुज्ञापी आगे कहता है कि हाँ साहब हम स्वीकार करते हैं, ये हमारी गलती है और हमारा इसके लिए प्रशमन कर दिया जाए। तो प्रशमन की निर्धारित है कि 2000 रुपए गंदगी के लिए जाएगा, 10,000 रुपए रजिस्टर के लिए जाएगा और 10,000 रुपए बोर्ड ना लगने के लिए जाएगा। तो कुल मिला के उसने कहा कि साहब हाँ हमारी गलती है, हम इसको प्रशमित कराना चाहते हैं। नहीं, पहली कंडीशन क्या है कि वो स्वीकार करेगा, और अगर स्वीकार नहीं करेगा तो आप उस पर जबरदस्ती प्रशमन नहीं कर सकते हो, वो फिर हायर उसमें जाएगा, वो हमारे से ऊपर DM के यहाँ जाके उसकी अपील करेगा कि साहब हमारे ऊपर ये इस तरह के एलिगेशन लगाए गए जबकि हमारा ये सही है, हमारा ये नहीं था। तो प्रशमन का मतलब है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करके मानता है कि इसको मुझे अर्थदंड के रूप में मुझे दे दिया जाए, मैं इसको अपना निपटाना चाहता हूं। तो ये हो गया कंपाउंडेबल ऑफेंस, गलती जो कि अर्थदंड देके समाप्त कर दी जाए, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। अच्छा, इसमें दूसरी टिप्पणी है आपके ओकेजनल बार लाइसेंस। आकस्मिक बार अनुज्ञापन, FL11 बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, मतलब उसकी टर्म में FL11 बोलते हैं। हमारे यहाँ हर लाइसेंस का एक नाम नंबर होता है, जैसे शराब की दुकान को FL5D बोलते हैं और देसी शराब की दुकान को CL5 बोलते हैं। तो इस तरह से ये ओकेजनल बार लाइसेंस होता है कि अगर हम कहीं अपना पार्टी या फंक्शन करना चाहते हैं और वहाँ हमें शराब पिलाना है, लोगों को खाने के साथ में शराब भी परोसनी है, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। इसको बोलते हैं आकस्मिक बार अनुज्ञापन। एक दिन के लिए होता है ये, और जो है और इसकी 2 कैटेगरी होती है। एक तो क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत, और एक होता है कॉमर्शियल, व्यवसायिक। व्यक्तिगत में क्या है, स्थान आपका अपना होना चाहिए, स्थान जहां भी आप पार्टी कर रहे हैं वो स्थान आपका अपना होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, और आप आके अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करके हमारे यहाँ 4,000 रुपए की फीस जमा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 4,000 रुपए की फीस है 4K, और इसमें 11,000। अब आप मेरे हाल में लेंगे तो आपको 11,000 देनी पड़ेगी, व्यवसायिक हो गया वो है। आप अपने व्यक्तिगत लेंगे तो 4,000 है, और आप किसी
व्यवसायिक उस पर मैरिज हॉल हो गया, पार्टी लॉन हो गया, कहीं भी लेंगे तो उसको 11,000 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। इसी यूपी एक्साइज के पोर्टल पे जाके और इसको अप्लाई करके और चालान ऑनलाइन जमा हो जाता है, आप हमारे यहाँ से ले सकते हो। हैं क्या ये फीस है? ये फीस में आप ये भी लिखोगे कि आपको कितनी शराब चाहिए, वो शराब आपको थोक से थोक रेट में परमिट मिल जाएगा, आप थोक रेट में खरीद सकते हो। ये थोक से थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो उतनी शराब आप जाके थोक रेट में खरीद सकते हो। ये फीस मैं इस साल की बता रहा हूँ, लास्ट ईयर भी यही थी। प्रतिफल शुल्क, अभी मैंने आपको बताया था कि शराब जो मैटर है वो स्टेट का मैटर है, स्टेट लिस्ट में है, यानी कि राज्य का इस पे एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, यानी राज्य को अपना इस विशेषाधिकार है इस पे नियम बनाने के लिए। राज्य जो है ये अपना अधिकार किसी को हस्तगत करता है, किसी को मतलब शराब बनाने वाले फैक्ट्री को, शराब बेचने वालों को हस्तगत करता है, तो इसके बदले में फीस लेता है, उसको प्रतिफल फीस कहते हैं। यानी राज्य अपना विशेषाधिकार शराब बनाने का, व्यापार करने का जो विशेषाधिकार है उसको वो किसी व्यक्ति विशेष या कंपनी को जब हस्तगत करता है तो उसके बदले में जो फीस चार्ज करता है उसको हम कहते हैं प्रतिफल फीस। आपके इसमें अगला पॉइंट है अवैध मद्य निष्कर्षण। अवैध मद्य निष्कर्षण, इंग्लिश में बोलते हैं इलिसिट डिस्टिलेशन। इलिसिट डिस्टिलेशन, अवैध निष्कर्षण। देखिए शराब बनाने के लिए फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों में डिस्टिलेशन जो प्रक्रिया है वो शराब बनाने की प्रक्रिया है। यानी कि हम सीरे से समझा देते हैं आपको। सीरा लिया, सीरे को फर्मेंट किया, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन आता है। और डिस्टिलेशन से शराब बन जाती है, एल्कोहल। ये प्रक्रिया है शॉर्ट में, इसको समझ लीजिए। शराब जो है हर चीज में उपलब्ध होती है ग्लूकोज के रूप में, चाहे हम कोई खाना खाएं, चाहे आलू में भी होती है। आजकल जो है मक्का से भी बन रही है, ग्रेन में मक्का से, चावल से। सरकार की पॉलिसी भी आई है, ग्रेन बेस्ड जो डिस्टिलरी लग रही है, तो ग्रेन से शराब बनती है। तो शराब जो है वो एल्कोहल का, वो ग्लूकोज का। इस प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सुक्रोज। जितनी भी मीठी चीजें होती हैं वो क्या होती है, सुक्रोज। सुक्रोज जो है ईस्ट के द्वारा, ईस्ट से कंज्यूम करके इसको इस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और ग्लूकोज से फिर एल्कोहल बनता है। सुक्रोज अगर फ्रूट से बनना है तो फ्रक्टोज हो गया, मगर शुगर अवेलेबल है उसमें, शुगर सब जगह होती है, शुगर से ही अल्कोहल बनता है। शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिस्टिलेशन प्रक्रिया कहलाती है। पूरी जो फैक्ट्री लगी होती है इसको हम बोलते हैं डिस्टिलरी। शराब की फैक्ट्री को क्या बोलते हैं, डिस्टिलरी, इसलिए डिस्टिलरी बोलते हैं। डिस्टिलरी, इस डिस्टिलरी बोलते हैं, इसमें शराब बनती है। अगर ये प्रक्रिया एक पेटेंट प्रक्रिया होती है कि वो वहाँ आपको फर्मेंटेशन के लिए कॉलम होंगे, सीरा स्टोर करने के लिए होगा, पाइपलाइन के थ्रू जाएगा,
और वहाँ जो है काफ़ी हाइजीन मेंटेन भी किया जाता है, साफ सफाई का, कोई मक्खी सक्की नहीं होती है। आप अगर कभी बियर वाली फैक्ट्री में कहीं जाने का मौका मिले तो आपको लगेगा कि वो इतनी साफ है ना कि हमारे किसी अच्छे अस्पताल का आईसीयू भी इतना साफ नहीं होगा जितनी साफ वो होती है। उन्नाव में इसकी बियर की फैक्ट्री है जहाँ पे ये ट्यूबर वगैरह एलिफेंट बनती है। आप पूरा स्टील का प्लांट है, एक मक्खी नहीं मिलेगी, हर जगह एयर कर्टन होते हैं। एयर कर्टन तो जानते होगे आप लोग, जब दरवाजे पे जो हवा, जैसे ही आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना, घुसते हैं तो एयर कर्टन चल जाता है, तो इसीलिए होता है कोई भी वो जो है अंदर मक्खी मच्छर ना आए, और पूरा हाइजीन मेंटेन होता है। इतना साफ कोई प्लांट होगा नहीं। तो ये एक प्रक्रिया है जहाँ डिस्टिलेशन होता है, मगर इसी के लिए क्या है, अपने घर पे बना लेते हैं। उनने मटके में गुड़ घोला और उसमें रख दिया, 3 दिन में वो फर्मेंट होके उसमें बुलबुले उठने लगे। बुलबुले उठने का मतलब अल्कोहल हल्का होता है ना, जब गर्म किया जाता है ऊपर उठ के आ जाता है, भाप के रूप में आता है, फिर से कंडेंस कर लेते हैं। तो ये फिर जो है, जो गुड़ को किसी मटके में रखा, 3 दिन दबा के रखा, उसमें फर्मेंट हो गया। फर्मेंट का मतलब है कि वो अल्कोहल बन गया उसमें। फिर उसको भट्टी पे चढ़ाया, भट्टी में वो भाप के साथ निकल के आ जाता है और एक नली के थ्रू किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया उसको, और वो कंडेंस होके पानी के रूप में आ जाता है। वो अल्कोहल, उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, पानी भी होता है, अल्कोहल भी होता है। तो इस अवैध तरीके से बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, इलिसिट डिस्टिलेशन कहते हैं, अवैध मद्य निष्कर्षण। देखिए अवैध मद्य निष्कर्षण तो मद्य निष्कर्षण है, चाहे वो फैक्ट्री में बने, चाहे बाहर कोई बनाए, छोटे स्तर पे बनाए, बड़े स्तर पे बनाए। अवैध का मतलब ये है कि वो हमारे लिए फीस नहीं दे रहा है, जो हमारा अधिकार है ना एक्सक्लूसिव प्रिविलेज का, वो फीस नहीं दे रहा है, राजस्व को नुकसान कर रहा है, वो अवैध है। दूसरा ये है कि डिस्टिलरी में पूरा एक्साइज का स्टाफ होता है, क्वालिटी चेक होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर उसको चेक करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ पूरी है नहीं है, इसमें कौन सा मटेरियल मिलाया जा रहा है, कौन सा कैरेमल मिलाया जा रहा है, एसेंस मिलाया जा रहा है, ये सब एक्साइज के कंट्रोल में रहता है। तो जो वहां से शराब निकलती है वो 100% गारंटी होती है कि ये शुद्ध है और किसी भी तरह का इसमें गलत चीज नहीं मिली हुई है। तो एक तो क्वालिटी की बात हो गई। दूसरा ये है कि वहां से जो भी निकला है वो सरकार को पैसा दे के निकला है। हमारे यहाँ सारा पैसा जो है वो डिस्टिलरी एंड पे वसूल लिया जाता है। जैसे ही उसमें एक सरकार का लेवल चिपका, पैसा कट गया, एडवांस अकाउंट होता है ड्यूटी का, उस एडवांस अकाउंट से जैसे ही अगर 100 पेटी की निकासी हुई है तो 100 पेटी का पैसा सरकार वहीं से ले लेती है। ले क्या लेती है, वो पहले ही जमा करा लेती है। फैक्ट्री वाले, मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, उनने 500 करोड़ रुपए जमा कर दिया, अब सरकार के पास 500 करोड़ पहुंच गया। अब इस 500 करोड़ को वो जैसे जैसे निकासी हुई खर्च करते रहेंगे। तो एडवांस ड्यूटी का सिस्टम है हमारे यहाँ पे। तो इस ड्यूटी जमा करके जो निकलता है वो तो वैध हो गया, और जो नहीं निकल रहा है वो अवैध हो गया। इतना अंतर है अवैध और वैध मद्य निष्कर्षण में। अब देखिए, हमने बताया अल्कोहल के लिए ही जो है स्पिरिट कहते हैं। ये स्पिरिट जो है वो एक जनरल टर्म है, किसी भी अल्कोहल के लिए स्पिरिट बोल दिया जाता है। स्पिरिट जो हम स्पिरिट को कॉमनली हम लोग जानते हैं, डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाने से पहले लगाता है ना स्पिरिट, वो स्पिरिट वो अल्कोहल ही होता है। इसको इसमें आपके है विकृत स्पिरिट, ये है। तो मैंने बताया था कि अल्कोहल 2 तरह से होता है, एक पोर्टेबल यानी पेय के रूप में, और एक इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में बहुत सारे यूज हैं इसके, दवाइयां इससे बनती हैं, पेस्टिसाइड इससे बनता है, इवन प्लास्टिक इससे बनती है, बहुत सारे यूज है। तो जब पेय के लिए तो हमें प्योर चाहिए होता है कि उसमें कुछ ना मिला हो, और जब दूसरे यूज में आता है, इंडस्ट्रियल यूज में आता है, तो उसको उसका मिसयूज ना हो। क्योंकि अल्कोहल है, शराब में जितना भी तरह तरह के ब्रांड है वो केवल मार्केटिंग के पार्ट है। मेन चीज क्या है, कंटेंट उसमें अल्कोहल है। अल्कोहल में पानी मिलाओ सादा तो वो भी नशा करेगा, वो भी नशा करेगा। बाकी मार्केटिंग कंपनियां अपना अलग अलग फ्लेवर है, कलर है और वो करती हैं। तो अल्कोहल का मिसयूज ना हो, यानी कि वो पीने के काम ना है। पी लेगा आदमी, मान लीजिए पी लिया उसने अल्कोहल का रेट होता है 50 रुपए का,
50 रुपए लीटर होता है। ये 50 रुपए लीटर बिकता है अल्कोहल फैक्ट्री से। और इस 50 रुपए से शराब बनती है, 1000 रुपए वाली भी बनती है और इससे 20,000 रुपए वाली भी बनती है एक बोतल है। अभी मैं इससे पहले इस शामली डिस्ट्रिक्ट में डीओ था, जिला आबकारी अधिकारी, तो मेरा एक गुड़गांव जाना हुआ, तो वहाँ एक हमारे शराब के व्यवसायी है, उनको पता चला कि हम गुड़गांव गए हैं, तो वो हमें रास्ते में 4 बार फोन किए, साहब हमारी गुड़गांव वाली दुकान देख के आना। तो हमने कहा चलो जा रहे हैं, टाइम मिलेगा देखेंगे। हम मैं जब गुड़गांव पहुंचा तो उनका वहाँ जो मैनेजर था उसका फ़ोन आया कि साहब कहाँ हैं, हम पहुँच गए। वो हमको लेने आ गया। तो मैं गुड़गांव वाली दुकान में गया तो गुड़गांव की दुकान लगभग उनकी 250-300 गज में बनी हुई थी। और एक आता है मैकलिन ब्रांड, मैकलिन बिस्की उनकी 3 बिस्की रखी थी। एक जो मैकलिन की बिस्की थी उसकी कीमत थी 12 लाख रुपए, हाँ। और एक 8 लाख की थी, एक 6 लाख की थी, उसी कंपनी की मैकलिन की। तो 750 ml हमारा अल्कोहल जो 50 रुपए लीटर बिकता है, वो 750 ml की 12 लाख की थी। 12 लाख की अब इसलिए थी कि वो मैच्योर्ड थी, कम से कम 18 साल की मैच्योर थी। स्कॉच थी, स्कॉच अल्कोहल ही होता है। विस्की जो स्कॉच होती है वो एक देश है स्कॉटलैंड, वहां की बनी हुई होती है। पूरे विश्व में स्कॉच फेमस है, तो वो केवल स्कॉटलैंड में बनाई जाती है। और स्कॉटलैंड में वो ग्रेन से बनती है। बड़ा छोटा सा देश है, बड़ी कम आबादी है, मगर गेहूं बहुत पैदा होता है वहां पे, अनाज बहुत पैदा होता है। तो उससे अल्कोहल बना के वो समुद्र में डाल देते हैं। लकड़ी के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, उसमें भरा, समुद्र में डाल दिया। वो 5 साल 10 साल 18 साल 20 साल पड़ा रहा। जितने ज्यादा समय पड़ी रहती है वो उतनी महंगी हो जाती है। तो हम बता रहे थे आपको कि ये 50 रुपए लीटर की हमारे यहाँ जो अल्कोहल बनती है, स्पिरिट बनती है, ये अगर एक आदमी को कोई लग जाए, पी लिया, तो वो सरकार खरीदेगा नहीं तो डायरेक्ट नुकसान है। पहले आबकारी विभाग में नुकसान जो वो घंटों में ही हो जाता है। अगर शाम को दुकान की सेल जो है डाउन हो गई तो समझ लो आसपास कोई नंबर 2 की बिक गई। लाइसेंस ही तुरंत बताता है इंस्पेक्टर को, साहब सेल डाउन हो रही है, क्या बात है। तो खुद देखता है कि कोई नंबर 2 की तो नहीं बेच रहा है, किधर दर की नहीं बेच रहा है, तो तुरंत पता चल जाता है। तो तुरंत नुकसान हो गया। तो इस नुकसान को रोकने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, डिनेचुरेंट्स मिलाते हैं, विकृत, उसको विकृत करते हैं। यानी कि जो डॉक्टर के पास नीला नीला होता है ना, है, तो वो उसमें बेंजोएट मिला होता है। उसका काम क्या होता है कि अगर वो पिएगा तो मरेगा नहीं आदमी, बट उसे उल्टियां हो जाएंगी, गंध ऐसी आती है वो पी ना पाए। तो जो स्पिरिट नॉन पोर्टेबल, पोर्टेबल से नॉन पोर्टेबल करने के लिए अगर हम जो तत्व मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो स्पिरिट बनती है उसे हम कहते हैं विकृत स्पिरिट, डिनेचुरेंट। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें बहुत सारे डिनेचुरेंट्स होते हैं। इनको मिलाने से जो मदिरा जो है, जो भी अल्कोहल है, वो अपेय हो जाए, उसको हम कहते हैं डिनेचुरेंट्स, विकृत करने के लिए। तो जो इसमें मिलाने के बाद जो बनती है वो विकृत स्पिरिट हो जाती है, वो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो पीने लायक नहीं रहती है। उससे हम कोई और चीज, जैसे और दवाइयां बनाना है या आपको केमिकल कोई बनने, बहुत सारे केमिकल्स जितने भी आते हैं ना, सब अल्कोहल से ही बनते हैं मोस्टली। आप लोगों ने देखा हो गजरौला में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वो डिस्टिलरी ही है। उससे कम से कम उनके 150-200 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं जो बाहर भी जाते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स अल्कोहल से बनते हैं। मतलब अल्कोहल के लिए केवल शराब के रूप में ही मत जानिए, ये व्यक्ति के और भी जीवन के जितने सारे जो है उसमें बहुत से दवाइयों से लेके हर क्षेत्र में इसका उपयोग है। तो मतलब मूल्यवान चीज तो है, मूल्यवान होनी भी चाहिए। 14 रत्नों में से एक है, समुद्र मंथन में ये निकली थी। तो विशेष तो है, मतलब शराब ही नहीं, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी शायद आज मैं बता रहा हूं तो आपको पता चल रहा होगा, नहीं जान रहे होंगे, मगर इतने प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं कि आप तुलना वो नहीं कर सकते। हर एक चीज, आप प्लास्टिक भी इसी से बनती है, रबड़ इसी से बनती है,
तो इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो पी ना सके, उसको विकृत कर लेते हैं और उसको विकृत बोल देते हैं। इसमें विकृत में भी दो तरह के होते हैं, एक एसडीएस होता है, स्पेशली डिनेचर्ड स्पिरिट। स्पेशली मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है, उसने कहा कि हमें ये वाला डिनेचरेंट चाहिए क्योंकि इससे हमारी केमिकल रिएक्शन खराब हो जाएगी, हम बना नहीं पाएंगे, तो वो अपना दूसरा देगा, वो मिला देते हैं, तो उसको विशेष विकृत आसव बोलते हैं या विशेष विकृत स्पिरिट बोलते हैं। इसकी हिंदी आसव है, ठीक है। स्पिरिट की हिंदी क्या है? आसव। आसवन प्रक्रिया, डिनेचुरेशन को बोलते हैं आसवन। आपका जो मुझे बता रहे इसी में हो जाए काम, और भी है? अच्छा देखिए, इसमें दूसरा आ गया भांग। देखिए इतने बड़े टॉपिक है, मैं आपको महीनों पढ़ाता रहूंगा, मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि मैं बेसिकली टीचर हूं। मैं लेक्चर सिर्फ छोड़ के तब आया था आबकारी विभाग में। हमारा संविधान नहीं कहता है शराब पिलाओ, हमारा संविधान कहता है कि इसमें स्पष्ट आर्टिकल 47 में, संविधान के आर्टिकल 47 में व्यवस्था है कि स्टेट विल प्रोमोट प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि जो मद्यपान है और ड्रग्स के लिए प्रोविट करेगा है? मगर है क्या, अब वही वाली बात आ गई कि भाई जो है सतयुग तो है नहीं जहां सब जो अमृतपान करेंगे, यहाँ तो मदरा चाहिए, वो चाहिए, पिएंगे तो सरकार उसको अच्छी मदरा मिले ये व्यवस्था करती है। यही प्रतिफल शुल्क का मतलब यही था, बताया था मैंने। हाँ, तो मद्य से नाम का 1000 में क्या कर लेंगे। ये जो है भांग है, भांग जानते हो जनरली खड़ी मिल जाती है आपको। भांग और गांजा एक ही फैमिली होती है, इसको बोलते हैं कैनबिस सटाइवा। सरकार, ये आबकारी विभाग इसका लाइसेंस देता है भांग बेचने का। ये भी हमारे जो है मद्यपान में ही आता है। इसको हालांकि भांग की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी दवाइयों, इवन कैंसर की दवाई काम इससे बनती है। अब जो नए रिसर्च हुए हैं इसमें बहुत सारे इसके बीज वगैरह बड़ा फायदेमंद होते हैं। तो इसका लाइसेंस भी भांग का दिया जाता है। ये कैनबिस सटाइवा एक फैमिली है, इस फैमिली का पौधा है ये, और ये सरकार इसको रेगुलेट करती है, भांग की दुकानों को लाइसेंस देती है, जहां से कि लोग सरकारी गोदाम से ही, जैसे इसके कलेक्शन सेंटर भी हैं, लखीमपुर खीरी में है, भांग पैदा करते हैं लोग, खरीदते हैं वहां से, ठेकेदार हैं, और फिर ये जिलों में एक हमारे यहाँ इसका गोदाम होता है, आबकारी विभाग के अंडर में एक गोदाम होता है, वहां से भांग के जितने लाइसेंसी हैं वो हर महीने अपनी भांग लेते हैं और बेचते हैं। तो ये भी मद्यपान का ही हिस्सा है भांग, जिसको लोग पीते हैं। अब हमारी पुराणों में भी भांग, हमारे भगवान भी शंकर जी भांग बड़ी प्रिय थी, भांग पीते थे। तो उतनी नुकसानदायक नहीं है ये जितनी सरकार इसको रेगुलेट करती है भांग के लिए। हाँ, इसका पौधा उगाना जुर्म का है, धारा 60 का अपराध है, कंपाउंडेबल है, उस पर मुकदमा भी होता है। अरे अब हम बता रहे हैं ना, ये कलयुग है, सतयुग थोड़े ही है। जो कह दिया तो वो आदमी मानेगा नहीं। अब चोरी करना तो यह नियति में हर किसी के, बताइए है? नहीं, वो जो है उखड़वाई भी जाती है, और वो नियमता कोई इसके लिए उगा नहीं सकता, और लाइसेंस भी नहीं है इसका, केवल दुकान के लिए लाइसेंस है, इसका खेती करने के लिए लाइसेंस नहीं है। ये अभी तक तो जंगल से ही उखाड़ी कलेक्ट की जाती है, जितने भी लखीमपुर खीरी नेपाल के बॉर्डर तक है, वहां जंगलों का टेंडर होता है, वहां से कलेक्ट करते हैं ठेकेदार, और फिर वो सप्लाई करते हैं जिलों में, ये है। मगर इसको व्यक्तिगत रूप से इसकी कोई खेती नहीं कर सकता, जैसे ओपीएम की खेती नहीं कर सकता, इसकी भी नहीं। मगर ओपीएम का लाइसेंस भी था, इसका लाइसेंस नहीं होता है। गांजा भी इसी की फैमिली है। गांजा नहीं अलाउ है, गांजा तो अपराध में आ जाता है, एनडीपीएस एक्ट के तहत आ जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। गांजा अलाउ नहीं, केवल भांग जो है वो अलाउ है हमारे यहाँ। एक है आपके इसमें अगला पॉइंट है न्यूनतम प्रत्ययभूत राजस्व।
MGR। तो इसमें एक प्रत्याभूत न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिमम गारंटेड रेवेन्यू। देखिए हम लोग क्या है, सरकार का जो राजस्व, जैसे इस साल राजस्व मान लीजिए 45,45,000 करोड़ आया, तो अगली साल के लिए राजस्व निर्धारित राजस्व पॉलिसी में होता है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि 10% बढ़ाना है हमको, 10% बढ़ा के उतना राजस्व हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब हम जिसको दुकान देते हैं तो उससे कहते हैं कि भैया इतना राजस्व चाहिए आपको। MGR हो गया कि MGQ भी होता है, देसी के टर्म में MGQ होता है, मिनिमम गारंटी कोटा होता है, यानी इतनी शराब देसी की आपको उठानी है। अंग्रेजी में MGR होता है कि इतने रुपए की राजस्व आपको देना है, इतने रुपए का माल आपको होलसेल से खरीदना है, ये रिटेलर के लिए होता है। तो कम से कम वो मिनिमम राजस्व जो एक अनुज्ञापी सरकार को देगा ही देगा, उसको कहते हैं हम न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व। अच्छा, दूसरा आ गया टेंडर एंड नीलामी प्रणाली। शराब की दुकानों का व्यवस्थापन, देखिए लॉटरी और टेंडर से होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। लॉटरी में विभाग द्वारा शर्तें लगा के प्रकाशन किया जाता है कि ये दुकानें हमारी हैं और ये दुकानें लॉटरी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी, और इनकी ये शर्तें हैं कि इसका इतनी शराब का कोटा है, इतना राजस्व है, इतनी प्रतिभूति है, और इतना सिक्योरिटी के रूप में जमा करना है, और इतना इसकी आपको वो देनी है, ये हैसियत देनी है। ये 4-5 चीजें जो है वो निर्धारित की जाती हैं हर एक दुकान की, और दुकान के बाद ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, और फिर उससे ऑनलाइन लॉटरी निकाल के उनका व्यवस्थापन किया जाता है। तो व्यवस्थापन 2 तरीके से होता है, टेंडर और लॉटरी नीलामी प्रक्रिया। टेंडर में अलग प्रक्रिया होती है, टेंडर में पब्लिक पे छोड़ा जाता है कि तुम बताओ हमारा तो ये जरूरत है, हमारी ये 10,000 की है, आप जो 10,000 से ऊपर डालेगा उसको टेंडर खुलेगा, उसको वो दुकान दे दी जाएगी, व्यवस्थापन उसके नाम हो जाएगा। तो ये दुकानें व्यवस्थापन की 2 तरीके हैं, टेंडर और लॉटरी। जब भी मध्य सत्र में होता है तो टेंडर अपनाया जाता है, और जब शुरुआत में होती है तो लॉटरी अपनाई जाती है मध्य सत्र में। अभी हमने हमारे जिले में भी हमने कुछ फर्जी FDR के उसमें 8 दुकानें सस्पेंड की हैं, वो 2-1 दिन में निरस्त भी हो जाएंगी। तो मध्य सत्र है तो उनका व्यवस्थापन टेंडर के माध्यम से होगा। टेंडर मतलब ई टेंडर साइट पे जाके हम अपना डिटेल डालेंगे, जो भी डालेगा, जो अधिकतम उसमें अपनी बोली लगाएगा, उसके नाम हो जाएंगी। ये आपके इसमें पॉइंट थे, और भी पॉइंट है क्या बताओ। आप बता रहे थे, कोई बता रहे थे क्या, बियर। देखिए ऐसा है ना, देखिए मैंने बताया था आपको, कोई भी ग्रेन, फ्रूट और मोलेसिस, ग्रेन में अनाज हो गया, ज्वार बाजरा कुछ भी हो गया, फ्रूट में आपके तमाम फ्रूट्स हो गए। तो इनको जब हम पीस पास के कंटेनर में डालते हैं, उसको कहते हैं फर्मेंट हो गया। ये फर्मेंटेशन जो प्रक्रिया है, इसमें सुक्रोज से ग्लूकोज, ग्लूकोज से अल्कोहल, ये बनता है। ईस्ट का नाम सुनाओ, ईस्ट होते हैं, ईस्ट बहुत माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चीनी को, शुगर को खाते हैं, चाहे वो ग्रेन से हो, चाहे वो फ्रूट से हो, चाहे मोलासिस से, उसको खा के और अल्कोहल में बदलने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस फर्मेंटेड चीज को हम फिल्टर करके, और पास्चराइजेशन, एक शब्द होता है पास्चराइजेशन, आपने दूध की थैली पे भी लिखा देखा होगा पास्चराइज्ड मिल्क। तो पास्चराइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक जो है ऐसी उस पे रेज के से गुजारा जाता है जिसमें कि कोई भी बैक्टीरिया मर जाते हैं और फिर उनसे ठंडा शीतलन भी साथ में होता है, कूलिंग करके बाहर निकाल दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। तो जो कोई चीज़ हमारी खराब कैसे होती है, जैसे दूध हमारा बाहर रखा रह गया तो कैसे खराब होगा? दूध अगर थैली में रखा है और एक निश्चित टेम्परेचर पर रखा है तो खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। और दूध खुला रख देंगे तो हमारे उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो खराब कर देता है। तो पास्चराइज करके फर्मेंटेशन के बाद फिल्टर किया और पास्चराइज कर दिया, और पैक कर दिया। ये पैक करने के बाद ये बन गई बियर। अगर यहां से ले जाएं, डिस्टिलेशन कर दें, तो ये अल्कोहल बन गया आपके। अल्कोहल में क्या है, स्ट्रेंथ 94-95% तक आती है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बियर की वो 5% और 8% होती है। ये माइल्ड कहलाती है, ये स्ट्रॉन्ग कहलाती है। तो सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल जो होता है, जो बिना डिस्टिलेशन के, वो बियर होती है, और डिस्टिलेशन के बाद जो आता है वो विस्की या रम जो भी बनती है। इतना अंतर होता है। बियर जो है वो शराब की श्रेणी में नहीं आती है, ये बात सच है, शराब नहीं मानी जाती है। वो फर्मेंटेड आपके फ्रूट या ग्रेन का जो भी वो होता है वो फर्मेंटेड होता है, उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है, कम होता है ना। और कह दो कि शराब नहीं आती है, मगर बियर पीने से शुरुआत करते हैं लोग, फिर विस्की पे आ जाते हैं, समझ में। तो इसलिए जो है, क्योंकि कम अल्कोहल होता है धीरे धीरे। हाँ बताएं। है? हाँ देखिए, ये जो मैंने ये लिखा हुआ है, यही सारे होते हैं आपके। ग्रेन हो गया, फ्रूट हो गया, और मोलासिस हो गया, ठीक है। ये रॉ मटेरियल्स हैं। मोलासिस सीरा होता है, सीरा के अलावा शुगर केन जूस से भी बनाए जाते हैं। शुगर केन जूस होता है, उससे भी बनता है डायरेक्ट। ये समझ लीजिए, जहां पे ग्लूकोज है, जहां पे चीनी है, शुगर है, वहां अल्कोहल है। किसी से भी बनाया जा सकता है अल्कोहल, किसी से भी बनाया जा सकता है। ये मटेरियल्स यूज होते हैं। दूसरा क्या है इसमें, क्या सावधानियां? छठवां, अच्छा, किस प्रकार के अधिकारी दुकान निरीक्षण के लिए अधिकृत हैं? देखिए, कोई भी राजपत्रित अधिकारी से नीचे का अधिकारी शराब की दुकान पे नहीं घुस सकता। कोई राजपत्रित अधिकारी है? एक बोलो, एक बजे बोलो, क्या बोला है? आपका कहना है सर, हम लोग भी राजपत्रित अधिकारी हैं। हाँ, तो राजपत्रित अधिकारी में भी क्या है, एसडीएम और डिप्टी एसपी के अलावा अगर कोई जाएगा तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर को साथ लेके जाएगा। ये नियम है। ये तो बात हो गई। दूसरा, आप दुकान पे जाएंगे तो क्या देखेंगे, आपको हो सकता है एसडीएम साहब भेज दे, जाओगे आप, है दुकान पे जाके देखोगे तो आपको सबसे पहले आप देखोगे उसमें शराब का ब्रांड्स क्या है, ठीक है। जो ऐप सिटीजन ऐप बताए, इसके थ्रू स्कैन करके देख लोगे कि ये फैक्ट्री से आई है, किस फैक्ट्री से आई है। सही स्कैन करेगा, फैक्ट्री का नाम बताएगा, होलसेल से आई है, कब आई है। दूसरा क्या है कि शराब की जो पैकिंग आती है ना देसी की, जैसे देसी की टेट्रा में आती है, पैट में आती है, कांच में आती है। अधिकतर अब
टेट्रा चालू हुआ है, जैसे हमारे जिले में हमने 100% टेट्रा कर दिया है, क्योंकि टेट्रा में डाइल्यूशन नहीं होता है। टेट्रा की पैकिंग के मतलब समझते हो, जानते हो? टेट्रा फ्रूटी देखी ना, फ्रूटी टेट्रा मीन्स होता है 4। टेट्रा, हाँ ये रोमन लेटर्स हैं। बाय 2 हो गया, ट्राई 3 हो गया, टेट्रा 4 हो गया है। इस तरह से टेट्रा का मतलब 4 होता है। टेट्रा पैकिंग का मतलब होता है 4 लेयर होती हैं। 4 लेयर में सबसे ऊपर वाली लेयर तो चिकनी वाली लेयर हो गई, प्रिंट वाली हो गई, कागज वाली। उसके बीच में 2 गत्ते की लेयर होती हैं। उसके आखिर में एक चौथी लेयर जो होती है, वो लेयर जो है आपके उसकी होती है फॉइल की। चौथी लेयर कौन सी? फॉइल। फॉइल वही जो घर में खाना पैक करने के लिए है, तो उसका फॉइल लेयर होती है। ये फॉइल की जो लेयर होती है, ये आपके किसी भी लिक्विड को जो है पास नहीं होने देती है। और अगर ये फॉइल की लेयर में अगर कोई सुई हम चुभो देंगे, कोई पिंच कर देंगे, तो जो बीच की 4 लेयर है ना गत्ते वाली, वो फूल जाती हैं। तो ये इसमें ये व्यवस्था ये है कि इसमें अगर कोई डाइल्यूशन करने की सोचेगा, उसमें पिन भी चुभेगा, जैसे इंजेक्शन से भी लगाएगा, तो थोड़ी देर में वो पूरा फूल के गीला हो जाएगा और खराब हो जाएगा। तो इसे डाइल्यूशन को रोकने के लिए टेट्रा देसी शराब में यूज किया गया है। जैसे हमने हरदोई में 100% टेट्रा है, हमारे यहाँ पैट नहीं आता। पैट मतलब प्लास्टिक। तो सबसे पहले तो हम ही देखेंगे, अगर प्लास्टिक है किसी दुकान पे, तो प्लास्टिक की सेल्फ लाइफ होती है 1 ईयर। तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, जो हमारा लेवल होता है, उस पर आपके डेट पड़ी होगी, कंपनी का नाम पड़ा होगा, रेट पड़ा होगा, है ये सारी चीजें लिखी होती हैं। उस पर ये भी लिखा होगा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर 1 साल से पुरानी है तो हम उसे चेक कर लेंगे, उसको बिकने नहीं देते हैं, क्योंकि 1 साल लाइफ होती है। लाइफ के बाद वो जो है उसमें जो शराब है वो खराब होने लगती है। तो उसकी 1 साल हम ये चीज देख लेते हैं। तो एक तो दुकान पे जाएंगे तो हम पहली चीज तो ये देख ली। दूसरा उसका रजिस्टर हो गया, रजिस्टर में उसका स्टॉक एंटर है, बिक्री एंटर है नहीं है, दुकान पे बोर्ड लगा है नहीं लगा है। दुकान पे एक तो आपका, अच्छा ये सारे कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बशर्ते दुकान पे अगर डाइल्यूशन मिलता है वो कंपाउंडेबल नहीं है, उसमें दुकान निरस्त होती है। अगर कहीं मिलावट मिल जाती है शराब की दुकान पे, तो बोर्ड हो गया, बोर्ड का भी साइज है, दो बाई 4 के रेशियो में साइज होता है। उस पे नाम, दुकान का नाम लिखा होगा, अनुज्ञापी का नाम लिखा होगा, वर्ष लिखा होगा है। 3 चीजें लिखी होती हैं, नाम, अनुज्ञापी का वर्ष। तीसरा क्या है, और आवश्यक सूचना लिखी होती है। नोट करना जाओ कर लो कि दुकान पे 21 वर्ष से कम की आयु के लिए बिक्री करना मना है। ठीक है। दुकान के आसपास, शराब की दुकान के आसपास खड़े होकर शराब पीना, पब्लिक सार्वजनिक स्थान पे शराब पीना अपराध है। ठीक है। तीसरा लिखा होता है कि शराब पीकर वाहन चलाना अपराध है। और शराब की दुकान से 21 वर्ष वाला लिखा दिया, 21 वर्ष से कम आयु की शराब, वर्दी वाले को शराब देना मना है, निषेध है। अगर कोई वर्दी में जाता है, चाहे पुलिस का हो चाहे आर्मी का हो, उसको शराब नहीं दी जा सकती। तो ये पॉइंट्स हैं, इनको हम जाके चेक करते हैं। रजिस्टर हो गया, रजिस्टर में हाँ, परमिसिबल एज 21 वर्ष है। हाँ, और रेट लिस्ट लिखी होती है। रेट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, रेट लिस्ट भी हर दुकान पे लगी होनी चाहिए है। हाँ, तो उसमें 75,000 रुपए जुर्माना है। अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि रेट से अधिक बिक्री कर रहा है तो उसमें 75,000 रुपए जुर्माना है। हाँ, अरे मैं शामली में मैंने 22 सेल्समैनों को जेल भेजा
420 में भेजा, वहाँ ओवर रेट बहुत होता था। है हाँ, FL 1617 जो है ये आपके पेंट की दुकानें होती है ना, पेंट वाले, पेंट में काम आता है ये। अब हालांकि लाइसेंस बड़े कम हो गए, तो वो थिनर के रूप में यूज करने के लिए स्पिरिट लेते हैं। स्पिरिट मतलब अल्कोहल विद डिनेचुरेंट, विकृत स्पिरिट जिसको बोलते हैं ना, विकृत आसब का लाइसेंस होता है जो हमारे यहाँ से जारी होता है। पेंट वाले लेते हैं इसको, पेंट वाले। हाँ, हाँ, एक थोक का होता है, एक रिटेल का होता है। 16 थोक का है, 17 रिटेल का है। हाँ, देखिए FL1 जो होता है वो फैक्ट्री का लाइसेंस होता है। फैक्ट्री अपना माल बनाने के बाद उसको FL1 में रखती है। जो माल बनता है डिस्टिलरी में, जो बनता है वो आपके FL3 लाइसेंस होता है। इस FL3 से बॉटलिंग होती है, ठीक है। PD2 में डिस्टिलेशन होता है, कहीं भी अल्कोहल बनता है PD2 से बनता है। FL3 में बॉटलिंग होती है, बॉटलिंग से FL1 में आता है, और FL1 से फिर FL1 मतलब FL1 कंपनियां लेती हैं, और एक कंपनी लेके उसमें कई फैक्ट्रियों का माल भी रख सकती है। FL1 से जिले लेवल पे जो FL2 होते हैं थोक के, वो FL2 को जाता है। फैक्ट्री यहां से FL1 आया, यहां से FL2 आया। FL2A जो होता है वो विस्की के लिए होता है, विस्की रम इसके लिए, और 2B जो है वो बियर के लिए होता है। ये लिकर के लिए होता है, ये बियर के लिए होता है। FL2C और FL2D भी होते हैं जो बाहर की शराब के लिए होते हैं। दुकानें देखिए, आपको कंट्री लिकर, फॉरेन लिकर, और बियर शॉप। ये जनरली हो गई। इसके बाद एक मॉडल शॉप आती है। और दूसरे एक कैटेगरी और है जो मॉल वगैरह में खुलती है, PR शॉप्स बोलते हैं इसे। वो कंट्री लिकर की दुकानें अलग होती हैं, फॉरेन लिकर की अलग होती हैं, बियर की अलग होती है, भांग की अलग होती है। मॉडल शॉप में आपको FL और बियर दोनों मिलती है। और यहाँ पे बैठ के पीने की कैंटीन की व्यवस्था भी होती है। कंट्री लिकर के साथ हमेशा कैंटीन की, लोगों को पता नहीं होता है, हमेशा शिकायत करते हैं कि साहब वो बैठ के पिलाता है। कंट्री लिकर के साथ जो है वो बैठ के पीने की व्यवस्था भी सरकार देती है, यानी वो जरूरी है, वो व्यवस्था करेगा। उधर मॉडल शॉप के साथ 2 लाख रुपए फीस लेके बैठने की, बिठाल के पिलाने की व्यवस्था देती है। और दूसरे होते हैं HBR, होटल बार लाइसेंस। होटल बार रेस्टोरेंट के जो लाइसेंस होते हैं वो HBR होते हैं। ये होटल के लिए भी मिलता है और रेस्टोरेंट के लिए भी मिलता है। ये लाइसेंस हमारे रिटेल में इतने लाइसेंस होते हैं। देखिए, वर्तमान में जो नियम है, किसी जनपद की सीमा के 5 किलोमीटर के अंदर दुकान ना खोली जाएगी, और अगर खोली जाएगी तो दोनों की सहमति से खोली जाएगी। और अगर उस पर डिस्प्यूट होगा तो वो एक्साइज कमिश्नर के थ्रू जो है दोनों मैटर जाएंगे, वहां से निर्णय होगा इसके लिए। पुरानी चल रही है कोई बात नहीं, पर वर्तमान में अगर कोई दुकान खोलते हैं तो ध्यान रखते हैं कि इस जिले की सीमा के 5 किलोमीटर के अंदर ना खोली जाए दुकान। हाँ, ये देखिए
इसमें आपके अपनी भी शंकाएं दूर कर लीजिए। इसमें अलग अलग कैटेगरी का है, मतलब आप 3 लीटर देसी रख सकते हो। देसी में मतलब जो है वो आप सादा और मसाले वाली अलग अलग रख सकते हो। 3 लीटर आप बिस्की रख सकते हो। बिस्की में आप मतलब 3 लीटर का मतलब 4 बोतल है, और 1 पेटी आप बियर रख सकते हो, ये है। और अगर ज़्यादा रखनी है आपको तो हमारा एक जो है होम बार लाइसेंस है, वो आप ले सकते हो। उसकी 11,000 रुपये फीस है और साल की। हाँ, लोग शौकीन लोग लेते हैं, भाई रखते हैं, शौकीन लोग रखते हैं भी जलालत से बचने के लिए। पता लगा कि वो लाके महंगी महंगी शराब रखे हैं और किसी ने शिकायत कर दी, साहब ने अगर सब शराब रखी है, और वो जो है पकड़े गए। एक केस आया था जब मैं मेरठ में था, तो एक सीनियर अफसर थे, पीसीएस अफसर थे, सीनियर एडिशनल कमिश्नर रैंक के थे वो। तो उनके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स वालों ने और कार्रवाई तो की, शराब उनके यहाँ बड़ी पकड़ी गई महंगी महंगी, वो मुकदमा दर्ज करके उन्होंने यहाँ भेज दिया आबकारी विभाग को। तो अब चूंकि भाई सीबीआई की रेड थी, इनकम टैक्स की ज्वाइंट रेड थी, अब उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है तो कोई बचने का मतलब तो है नहीं उसमें। अगर उनके यहाँ होम बार लाइसेंस तब व्यवस्था नहीं थी, होम बार लाइसेंस की व्यवस्था पिछले 3 सालों से हुई है। तो ये कहा कि भाई जो है ऐसे लोग हैं जो अपना लाके शौकीन है रखते हैं, तो उनको लीगलाइज कर दिया जाए। तो होम बार लाइसेंस की व्यवस्था दी गई। उसमें 1,000 और लगे 12,000 रुपये वर्तमान में फीस हो गई है उसकी। मगर उसके साथ शर्त है कि वो जो है इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए, लास्ट 3 साल से इनकम टैक्स पे करता हो, रिटर्न भरना नहीं, इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए है। तो वो जो है 72 बोतल तक रख सकता है, 72 बोतल्स रख सकता है। नहीं, एचबीआर के लिए, होम बार लाइसेंस के लिए थोक से नहीं है, वो तो आप रिटेल से कहीं से भी खरीद कर रखने की लिमिट है। ये आप जो मद्य निषेध का एरिया पूरे जिले तो नहीं है, जैसे आप पश्चिम से शुरू हो तो गढ़ के मेले में मद्य निषेध है, ठीक है। गढ़ का जो मेला लगता है ब्रजघाट का, वो मद्य निषेध क्षेत्र एरिया है। आपके वृंदावन और मथुरा का कुछ एरिया है जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है, वो एरिया भी मद्य निषेध का है, वहां मद्य निषेध प्रभावी है। प्रयागराज का मेला जो है वो मद्य निषेध का, मांग मेला मद्य निषेध रहता है। और अयोध्या का क्षेत्र जो है वो मद्य निषेध घोषित हुआ है, अभी हुआ है। ये क्षेत्र है जो मद्य निषेध के हैं। नहीं, देखिए, औद्योगिक लिकर जैसा कोई शब्द नहीं होता है। औद्योगिक लिकर जो होती है वो फैक्ट्री निर्मित होती है, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया है बनाने का। वो शराब जो है वो वैध शराब है, जिसपे सरकार ड्यूटी ले रही है। और अगर घर में कोई बना रहा है अपने गलत सलत तरीके से, अपने तरीके से, तो वो अवैध हो गई। वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और सरकार के राजस्व के लिए भी हानिकारक है, इसलिए वो डबल अवैध है ये। तो इसमें अवैध शराब के लिए एक्साइज एक्ट के अंदर धारा 60 के अंदर व्यवस्था है, और 60 एक नया जुड़ा है पिछले 4 साल पहले 2018 उसमें आया था। वो ऐसा है कि जिसके पीने से मृत्यु कारित हो सकती है, तो उसके लिए आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का भी प्रावधान है 60 एक में।